अभी कुछ ही क्षणों में शोभा यात्रा की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलाधिपति श्री आचार्य देवव्रत जी का आगमन इस सभागार में होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन, जब गवर्नर सर यहाँ पधारेंगे आप सब अपने मोबाइल से कोई भी वीडियो फोटोग्राफ ना क्लिक करें, कोई वीडियो ना बनाएं। जिनका फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे नहीं है, कृपया अपना फोन साइलेंट कर लें। ऐतिहासिक यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। हम सभी के समक्ष उपस्थित होंगे गुजरात राज्य के परम आदरणीय राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत महोदय, साथ ही गुजरात राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, लोक भारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री प्रोफेसर भद्रायु वचराजानी जी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर हर्षद पटेल जी और चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री अमित जानी जी। शोभा यात्रा का आरंभ हो चुका है, आप सब ध्वनि सुन सकते हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे सभी अतिथिगणों का सभागार में आगमन होगा। जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ चुका है। शोभा यात्रा की अध्यक्षता करते हुए परम सम्माननीय राज्यपाल श्री महोदय एवं चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर अतिथियों का सम्मान करें। जैसे ही सभागार में उनका आगमन हो, तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करें।
तालियों के स्वागत के साथ हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। कार्यक्रम के मंगल प्रारंभ करने हेतु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश के स्वरूप दीप को प्रज्वलित करने के लिए माननीय कुलाधिपति श्री आचार्य देवव्रत जी एवं अन्य सभी महानुभावों से आग्रह है। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मः जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जोरदार तालियों के साथ हम सभी क्षण के सहभागी बने। सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए बने रहे। अब कुलगीत प्रस्तुत होगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े ही रहें। कुलगीत प्रारंभ। गर्वी गुर्जर भूमि निवाणी प्रगति मंगल वेळा। गुर्जर भूमि निवाणी प्रगति मंगल वेळा। विश्व फलक पर एक अनुपम फूटी श्रेयस्कर धारा। विश्वतणी विद्यापीठ बनशे गुर्जर भूमि पुण्यधरा। सत्यरुते शाश्वत मूल्योरथ प्राचीन प्रज्ञा नूतन आभा नवोन्मेष चैतन्य सुधा। आविष्कारो थी संवर्धित भारतीय स्वरूपा सिद्धा। पोषित व्यापक मानव चेतना। विश्वविद्यालय रूपे शैशव गर्भ ज्ञान विज्ञान तपोवन कुंजे कुंजे सुंदरता। कुंजे कुंजे सुंदरता। घर घर गूंजे पुष्पो महके सृष्टिनी प्रेमल धारा। सृष्टिनी प्रेमल धारा। इस कुंजनी होते होते अवतरषि नूतन प्रभुता। विश्वविद्यालय रूपे शैशव सोरिता। परिवार शाला सत्वे तत्वे श्री सरिता गंगा। श्री सरिता गंगा। निकेतनो विद्यानारच से मुक्ति प्रदाता शुभ विद्या। बाळ विश्वविद्यालय रूपे पाम्यू
शैशव 16 कड़ा। धन्यवाद। उपस्थित सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि के महत्व को प्रदर्शित करने वाले इस वाक्य का स्मरण कर अपने अतिथियों के स्वागतार्थ सर्वप्रथम निवेदन करती हूँ आदरणीय कुलपति श्री डॉक्टर हर्षद पटेल जी से कि वह इस कार्यक्रम के अध्यक्ष गुजरात राज्य के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं आदरणीय रजिस्ट्रार श्री अमित जानी जी से धन्यवाद। अब मैं आदरणीय रजिस्ट्रार श्री अमित जानी जी से निवेदन करती हूँ कि वो सम्मानीय श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियों की गूंज से इस स्वागत विधि को गरिमा प्रदान करें। अब मैं सेंटर ऑफ ट्रेनिंग के निदेशक डॉक्टर नीलेश पंड्या जी से निवेदन करती हूँ कि वो प्रोफेसर भद्रायु वज्राजानी जी को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। करताल ध्वनि के साथ इस स्वागत सम्मान में जुड़े। अब मैं शिक्षा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर बीडी ढीला जी से निवेदन करती हूँ कि वो कुलपति श्री डॉक्टर हर्षद पटेल जी को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। एक बार हमारे माननीय कुलपति श्री के सम्मान में जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं डिप्टी रजिस्ट्रार श्री हर्षद प्रजापति से निवेदन करती हूँ कि वो रजिस्ट्रार श्री अमित जानी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। एक बार फिर से हम करतल ध्वनियों के साथ आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। अब मैं रजिस्ट्रार सर आदरणीय श्री अमित जानी जी को दीक्षांत समारोह आरंभ हेतु कार्यक्रम की अग्रिम विधि के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सर। दीक्षांत समारोह के प्रारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद मान्यवर। अगले क्रम में मैं शिक्षा केंद्र के निर्देशक आदरणीय प्रोफेसर बीडी ढीला जी को कार्यक्रम की अग्रिम विधि हेतु आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के शिक्षा केंद्र के तहत अनुस्नातक एवं अनुस्नातक डिप्लोमा प्रभाग और अनुसंधान प्रोग्राम विभाग के सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अनुग्रह पारित होने तक खड़े रहे। पीजी एवं पीजी डिप्लोमा के और पीएचडी के स्टूडेंट्स। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष अनुस्नातक एवं अनुस्नातक डिप्लोमा प्रोग्राम और अनुसंधान प्रोग्राम के 91 छात्रों को प्रस्तुत करता हूं, जिनके नाम सूची में निर्धारित है और जिनकी जांच की गई है एवं वे एमए मनोविज्ञान, एमए गुजराती, एमए संस्कृत, एमए शिक्षा शास्त्र, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन एवं मास्टर ऑफ सोशल वर्क और पीएचडी की उपाधि हेतु योग्य पाए गए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें उपाधि प्राप्त करने हेतु शामिल किया जाए। धन्यवाद। क्या आप सभी इस विनती को स्वीकार करते हैं? यह विनती स्वीकार की जाती है। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में
मुझे प्राप्त हुए अधिकार के आधार पर मैं आप सभी को उपाधि में प्रवेश देता हूं। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अपने जीवन, विचार, क्रिया और बातचीत में अपने आप को इसके योग्य साबित करें। धन्यवाद। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के पिछले स्थापना दिवस पर ऐलान किया गया था कि चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के प्रत्येक स्थापना दिवस पर गीजूबाई बधेका अवार्ड दिया जाएगा। आप सभी अपना स्थान ले लें, बैठ जाइए। इस अवार्ड का प्रारंभ इस स्थापना दिवस से हो रहा है। संयोग से आज चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस तथा दीक्षांत समारोह एक ही दिन मनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से बाल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान देने वाले महापुरुषों की सूची में गीजूबाई बधेका का नाम अग्रिम स्थान पर बड़े ही आदर से लिया जाता है। वो गुजराती भाषा के लेखक तथा महान शिक्षा शास्त्री रहे हैं। आइए ऐसे महान पुरुष को समर्पित चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित गीजूबाई बधेका अवार्ड डॉक्यूमेंट्री के हम साक्षी बने। કોઈ પણ રાષ્ટ્રનો વિકાસ તેના નાગરિકો પર આધારિત છે અને પ્રત્યેક નાગરિકનો વિકાસ તેની બાલ્યાવસ્થાના ઘડતર પર આધારિત છે। શ્રેષ્ઠ બાળ ઉછેર માટે બાળકોની મૂછાળીમાં બનેલા ગીજુભાઈ બધેકાનું જીવન કાર્ય એ આજે પણ બાળ કેળવણી માટે દીવાદાંડી બની રહે છે। ઓજસ્વી બાળ કેળવણીથી રાષ્ટ્ર ઘડતરના વિચારને ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના સ્થાપક દીર્ઘદ્રષ્ટા વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સંકલ્પના મૂર્તિમંત કરીને સમાજમાં બાળ ઉછેર અને બાળ કેળવણીને બિરદાવવાનો ઉપક્રમ એટલે ગીજુભાઈ બધેકા અવોર્ડ્સ। બાળ કેળવણી અને બાળ ઉછેરના માધ્યમથી બાળ વિકાસ ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ અને ઉદાહરણરૂપ પ્રદાન કરનારા શિક્ષકોનું સન્માન એટલે ગીજુભાઈ બધેકા અવોર્ડ ફોર શ્રેષ્ઠ બાલ ગુરુ। પ્રાથમિક શિક્ષણ માટેનો મજબૂત પાયો રચવા માટે બાળકોને મુક્ત અને સંસ્કારયુક્ત કેળવણી માટે શ્રેષ્ઠ વાતાવરણ પૂરું પાડનાર સંસ્થા માટેનો પુરસ્કાર એટલે શ્રેષ્ઠ બાલ વાટિકા અવોર્ડ। કુમળી વયના બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ, સર્જનાત્મકતા, કૌશલ્ય, ભાતૃભાવના જેવા સંસ્કારોનું ખંત, ધીરજ અને માતા જેવી હૂંફથી સિંચન કરીને બાળકોને કેળવણીના માર્ગે ડગ ભરતા શીખવનારા આ બાલ ગુરુઓના રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં થઈ રહેલા પાયાના પ્રદાનને આવો આપણે સહુ બિરદાવીએ। ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા દર વર્ષે યુનિવર્સિટીના સ્થાપના દિવસ 31 જુલાઈના રોજ બાળ કેળવણી માટે પ્રતિબદ્ધ પ્રદાન કરનારા એક શિક્ષકને અને બાળ ઉછેર માટે શ્રેષ્ઠ વાતાવરણ પૂરું પાડનારી સંસ્થાને પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે। તો આવો શ્રેષ્ઠ બાળ નિર્માણથી શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં પ્રદાન કરનારા શિક્ષકો અને સંસ્થાઓનું સન્માન કરીએ ગીજુભાઈ બધેકા અવોર્ડ્સથી। धन्यवाद। इस वर्ष के श्रेष्ठ बाल वाटिका का अवार्ड दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन भावनगर को दिया जाता है। यह अवार्ड उसी संस्था को दिया जा रहा है जो स्वयं श्री गीजूबाई बधेका जी का कर्म क्षेत्र रहा है। इस पुरस्कार हेतु मैं श्री प्रशांत भाई नाना भाई भट्ट जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपने कर कमलों से अवार्ड राशि 1 लाख रुपए तथा सर्टिफिकेट प्रदान करें। तत्पश्चात जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तत्पश्चात इस वर्ष का श्रेष्ठ बाल गुरु का अवार्ड श्री रमनलाल सोनी जी को दिया जाता है। उनसे आग्रह है कि वे मंच पर आए
तथा माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के कर कमलों द्वारा अवार्ड राशि 50,000 तथा सर्टिफिकेट ग्रहण करें। धन्यवाद। आज यूनिवर्सिटी का 14वां स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में एनुअल रिपोर्ट फॉर द सेशन 2022 से 23 तथा NCF ECCE गुजराती ट्रांसलेटेड बुक के विमोचन हेतु मैं माननीय राज्यपाल श्री शिक्षा मंत्री जी एवं मंच पर आसीन सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अंदर धन्यवाद। आज से 2 दिन पहले ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिनमें फाउंडेशनल स्टेज के पाठ्यक्रमों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत कवर किया गया है। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने NCF ECCE का गुजराती भाषा में अनुवाद किया है, जो कि गुजरात राज्य के सभी बालक, शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। एक बार जोरदार तालियां उन अध्यापकों के लिए जिन्होंने शिक्षा नीति के अमलीकरण में आने वाले भाषा नामी बाधक तत्व को दूर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके नाम का अर्थ है प्रसन्नता, व्यवहार में छिपा है जिनके वात्सल्य, कर्म जिनके लिए है पूजा, उनके जैसा शायद ही होगा कोई दूजा। कर्मठ हैं, कर्म योगी हैं, इसलिए हर काम में सहयोगी हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के आधार, हम सबको प्रेरित करने वाले माननीय कुलपति श्री डॉक्टर हर्षद पटेल जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। चिल्ड्रन्स યુનિવર્સિટીના કહેવાનું મન થાય છે એવા શ્રી ભદ્રાયુભાઈ વચરાજાની, યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર શ્રી અમિતભાઈ જાની, કાઉન્સિલ્સના મેમ્બર્સ, જે 2 સંસ્થા અને વ્યક્તિને ગીજુભાઈ એવોર્ડ મળ્યો છે એવા પાયાની કેળવણીના વ્યક્તિ અને સંસ્થાઓ, એની સાથે જોડાયેલા ઘટકો, યુનિવર્સિટી પરિવાર. હું જ્યારે યુનિવર્સિટી પરિવાર કહું છું ત્યારે તપોવન શિશુ વાટિકાથી માંડીને હાયર એજ્યુકેશનમાં કાર્યરત અને PhDના વિદ્યાર્થીઓ અને આજે જેમને પદવી પ્રાપ્ત થવાની છે તેવા સૌ પદવીધારકો. યુનિવર્સિટીને 13 વર્ષ પૂર્ણ થયા. આજે 14મો સ્થાપના દિવસ છે. મને યુનિવર્સિટીમાં 13 મહિના થયા. ગયા 13મા સ્થાપના દિવસે 13 સંકલ્પ લીધેલા. એ 13 સંકલ્પ પૈકી 7 સંકલ્પો પરિપૂર્ણ થયા. એ પૈકીના ગીજુભાઈ બધેકા એવોર્ડ આપવો એવું નક્કી કરેલું. નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નામની એક લેક્ચર સિરીઝ શરૂ કરવી, જે આજે એનો પ્રથમ મણકો રહેશે. નેકમાં એપ્લાય કરવું, IIQએ સબમિટ કર્યું છે. NIRFમાં પણ ગયા છીએ. એની સાથે સાથે ટોય હાઉસનું લોકાર્પણ અને નવા ભવનનું ખાતમુહૂર્ત
પણ ગિફ્ટ સિટીનો ટાઉન પ્લાનિંગ બનશે અને હવે જ્યારે વિશિષ્ટ અતિથિઓની ડેટ મળશે ત્યારે એ લોકાર્પણની કાર્યવાહી હાથ ધરશું. આગામી વર્ષમાં ટોય પર ફોકસ કરવાનું અમે વિચાર્યું છે. એટલે આખું વર્ષ એ ટોય આધારિત કેવી રીતે કામ થઈ શકે એટલા માટે 4 સેન્ટર પૈકી અમે 5મું સેન્ટર ફોર ટોય સાયન્સ, જેને અમે રમકડા વિજ્ઞાન એટલે રવિ કહીએ છીએ. એટલે આગામી આખું વર્ષ જેમ ઉજવતા હોઈએ એમ રમકડા વિજ્ઞાનમાં ઉજવાશે. આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા છો, અમારા આમંત્રણને માન આપી, એટલે તમારો સ્નેહ અને એને આદરપૂર્વક નમન કરું છું. જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની ભાવિ કારકિર્દી કંડારવાના છે તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ભવિષ્યમાં પણ બાળ કેળવણી ક્ષેત્રે આપણા સૌના સહિયારા પ્રયાસથી જે પણ કાર્ય કરવાનું થશે એમાં આપ સૌનો સંગાત મળશે તેવી અપેક્ષા સાથે જય જય ગરવી ગુજરાત, બાલદેવો ભવ. धन्यवाद कुलपति महोदय। इस बेहद प्रभावशाली आशीर्वचन के लिए माननीय कुलपति श्री को सहृदय धन्यवाद। जैसा कि अभी पूर्व प्रारंभिक शिक्षा संबंधित NCF ECCE की पुस्तक का विमोचन किया गया, उसी के सैद्धांतिक शिक्षा का व्यवहारिक रूप में रूपांतरण है मजानो खजानो। यह नन्हे बच्चों के लिए बेहद आकर्षक तथा उनके सर्वांगीण विकास में मददगार है। अब मजानो खजानो की डॉक्यूमेंट्री वीडियो क्लिप आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो प्लीज। બહુરત્ના વસુંધરા ભારત ભૂમિના ગૌરવવંતા પ્રદેશ ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરમાં આવેલી વિશ્વની એકમાત્ર અનન્ય યુનિવર્સિટી એટલે ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી, જેનું વિચાર બીજ આપણા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપ્યું અને આ સ્વપ્નને સાકાર પણ કર્યું, જ્યાં ગર્ભસ્થ શિશુ માટે પણ કેળવણીની કાળજી રખાય છે, જ્યાં માતા સાથે પ્રત્યેક શિશુનો ઉછેર થાય છે. અહીં વિદ્યાવાટિકામાં હસતા ખીલતા ફૂલોનું સિંચન થાય છે અને આ બધા જ પ્રયાસોને સમૃદ્ધ કરતો વિશિષ્ટ પ્રયોગ એટલે મજાનો ખજાનો, જેમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અને ફાઉન્ડેશનલ સ્ટેજ NCF ને ધ્યાનમાં રાખીને બાળકો અને માતા પિતા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે કંઈક અદ્ભુત. મજાનો ખજાનો, તેમાં રહેલા 25 થી વધારે રંગીન પુસ્તકો, 500 થી વધારે વિડીયોઝ અને પ્રવૃત્તિઓ માટેની તમામ સાધન સામગ્રી સાથે સાચે જ બની રહેશે મજાનો ખજાનો. अभी आपने मजानो खजानो संबंधित जो डॉक्यूमेंट्री देखी वह पूर्ण रूप से साकार रूप ले चुकी है। इसके लिए माननीय राज्यपाल श्री एवं मंचासी सभी महानुभावों से निवेदन कि वह मजानो खजानो का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। मजानो खजानो, मजानो खजानो, આવ્યો મજાનો ખજાનો, મજાનો ખજાનો, સૌ મળીને બજાવી ખોલીએ મસ્તીનો પટારો. મજાનો ખજાનો, આવ્યો મજાનો ખજાનો. પપ્પાનો પ્યારો, સૌ બાળકોને વાલો, હરખીને હિત વધાવો, આવ્યો ખજાનો. મમ્મી પપ્પાનો પ્યારો, સૌ બાળકોનો વાલો, હરખીને હિત વધાવો, આવ્યો ખજાનો. મજાનો ખજાનો, મજાનો ખજાનો, સૌ મળીને બનાવી ખોલીએ મસ્તીનો પટારો. મજાનો ખજાનો, આવ્યો મજાનો ખજાનો. મજાનો ખજાનો,
મજાનો ખજાનો આવ્યો, મજાનો ખજાનો, મજાનો ખજાનો સૌ મળીને વધાવી ખોલીએ મસ્તીનો પટારો. મજાનો ખજાનો આવ્યો, મજાનો ખજાનો. મમ્મી પપ્પાનો પ્યારો સૌ બાળકોને વાલો, હરખીને હિત વધાવો આવ્યો ખજાનો. મમ્મી પપ્પાનો પ્યારો સૌ બાળકોનો વાલો, હરખીને હિત વધાવો આવ્યો ખજાનો. મજાનો ખજાનો, મજાનો ખજાનો સૌ મળીને વધાવી ખોલીએ મસ્તીનો પટારો. મજાનો ખજાનો આવ્યો, મજાનો खजानो. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के उन सभी अध्यापकों के लिए भी जिन्होंने मजानो खजानों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. हमारे देश के सबसे प्रभावशाली, यशस्वी, तेजस्वी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का ही साकार रूप है चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी. आज चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी जिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, उस मुकाम को आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करते हुए यूनिवर्सिटी ने श्री नरेंद्र मोदी इंस्पिरेशनल लेक्चर सीरीज आरंभ की है. पिछले स्थापना दिवस के दौरान मोदी एट 20 किताब के बारे में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मोदी जी के बारे में लेक्चर सीरीज शुरू करने की बात की गई थी. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है प्रोमो वीडियो एंड लेक्चर सीरीज. Time is changing constantly. Right from the Vedic time, a human being strives to struggle against perpetually changing world in order to achieve the divinity. A holistic child development is a part of this journey. There is a paradigm shift in the field of child development in recent years. In the era of techno-evolution, numerous challenges have emerged to abet the faculties of creativity and critical thinking. Our rishis and visionary leaders have shown the path to evolve the consciousness of human beings. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, has often reflected over these challenges and mulled over new pathways by institutionalizing innovative ideas into concert realities. Children's University is also one of his dream institutions. दुनिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, उसके माध्यम से प्री स्कूल एजुकेशन को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना, युगानुकूल बनाना, समयानुकूल बनाना, बदलते हुए युग के अनुसार बालकों को बचपन से ही वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, उसके लिए भी अनेक नूतन प्रयास हुए. In order to recall the sadhana of its creator, the university has initiated Sri Narendra Modi Inspirational Lecture Series, Yagna. Yagna aims at achieving Sarve Bhavantu Sukhina. For this Vishwa Kalyan, one has to give ahuti of whatever excellent one possesses. This unique lecture series will be an important ahuti on each foundational day of the university. This will play a vital role in the nurturing the childhood. Let us unite to realize the idea of Vasudhaiva Kutumbakam. इसी क्रम में मैं अब लोक भारती यूनिवर्सिटी के कुलपति, पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर भद्रायु वचराजानी जी को प्रोमो वीडियो एंड लेक्चर सीरीज की श्रृंखला के पहले मनके में व्याख्यान हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ. आदरणीय सर.
परम श्रद्धेय राज्यपाल श्री देवव्रत आचार्य जी, राज्य के शिक्षा मंत्री श्री, माय डियर वाइस चांसलर डॉक्टर हर्षद भाई, आदरणीय कुल सचिव श्री, ऑल डिग्निटरीज एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये सौभाग्य की बात है कि पूरे विश्व में यूनिवर्सिटी के स्तर पे कोई छोटे बच्चों के बारे में सोच रहा है, और वो सोच आज 13 साल पूर्ण करके 14वें साल में प्रवेश कर रही है। हम सब इस अदम्य और भव्य क्षण के साक्षी है, वो हमारे जीवन की सार्थकता है। आज तक हमने यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ उच्च शिक्षण रख के छोड़ दिया था, लेकिन पहली दफा जब चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का ख्याल आया तो लोग के मन में आश्चर्य था, और वो आश्चर्य अभी फिर से एक परम आश्चर्य में परिवर्तित हो रहा है। हमने देखा कि पूरे विस्मय का एक खजाना अभी हमने खोल के रख दिया है, और वो विस्मय जो छोटे छोटे बच्चों के लिए सदा जीवंत रहना चाहिए, उसी के लिए ये श्री नरेंद्र मोदी इंस्पिरेशनल लेक्चर सीरीज के प्रथम यज्ञ की आहुति देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, वो मेरे जीवन की धन्य क्षण है। आई वुड लाइक टू express my regards and gratitude to the young team and dear Vice Chancellor Harshad Bhai. બાળ વિકાસના તબક્કાઓ મુશ્કેલ પ્રશ્ન છે, એટલા માટે કે જેનું બાળપણ સચવાણું નથી તેઓ આજે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા કરી રહ્યા છે. એમ કહેવાય છે કે જેમના ઉછરતા જીવનના શરૂઆતના 8 કે 10 વર્ષ તમે સાચવી લો તો એ બાળક તમારી વૃદ્ધાવસ્થા સાચવી લેશે. કેમ કાચા પડીએ છીએ આપણે આ બધા કામમાં? પ્રશ્ન વિચિત્ર છે. એમનું જે સંશોધનીય પાસું મેં જોયું છે તે મને હંમેશા એવું લાગ્યું છે કે એક યુવક કે એક યુવતી જ્યારે પરણવાનું નક્કી કરે અથવા તો પરણી જાય ત્યાં સુધી એમને ખ્યાલ નથી હોતો કે પરણવું એટલે શું, યુવાનમાંથી એક પતિ થવું એટલે શું, અને યુવતીમાંથી એક પત્ની થવું એટલે શું. ચાલો એ તો સમજી લઈએ કે કદાચ કાળક્રમે બધું ઉમેરાશે, પણ એ પતિ પત્ની જ્યારે માતા પિતા થવાનું નક્કી કરે છે ત્યારે જે પુખ્તતા કે જે ગાંભીર્ય એનામાં હોવું જોઈએ તે હોતું નથી. ગઈકાલ સુધી એવું હતું કે આપણે સંયુક્ત કુટુંબમાં ઉછરતા હતા, એટલે આપણા બાળકો પણ ઘડાતા હતા અને આપણા યુવાનો પણ ઘડાતા. એમને દાદા દાદીને ફઈ ફુવાને એકબીજાને સાચવતા જોયા છે, અને પ્રસન્ન દાંપત્ય શું કહેવાય તે તેમણે નજર સમક્ષ નિહાળ્યું છે. આજની પરિસ્થિતિ જુદી છે, અને એ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે એક પતિ કે પત્ની બંને માતા અને પિતા થવાનો વિચાર કરે છે ત્યારે ઘણી બધી એલાર્મિંગ સિચ્યુએશન ઊભી થાય છે. મિત્રો, બાળ વિકાસની જ્યારે તમે વાત કરો ત્યારે પહેલાં તો પતિ અને પત્નીની માનસિક સ્વસ્થતા અને માનસિક પુખ્તતા, ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી ટુ બીકમ ફાધર એન્ડ મધર મસ્ટ બી ધેર. એના માટે શું કરવું? તો આપણે આ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી જેવી એક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા દ્વારા એવું નક્કી કર્યું કે ગર્ભસ્થ શિશુથી લઈને કિશોરાવસ્થા સુધીના બાળકનું કેવી રીતે ઘડતર કરવું, એના માટે એના માતા પિતાને કેવી રીતે તૈયાર કરવા, એ બધી જ વાતોનો અહીં સમાવેશ કરવામાં આવે. આમ જોવા જઈએ તો બાળ વિકાસના તબક્કાઓ અનેક શાસ્ત્રોમાં લખેલા છે, પણ આજના સમયની સાથે દોડીને જોવું હોય તો પહેલો તબક્કો પ્રાથમિક જરૂરિયાત એ છે કે એક માતા અને એક પિતા બનતી વખતે મારા મનની અંદર મારે ત્યાં એક ઈશ્વર પધારી રહ્યા છે એવો બહુ જ ઊંચો ભાવ હોવો જોઈએ. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કહ્યું હતું કે પ્રત્યેક બાળક એ ઈશ્વરના ઓટોગ્રાફ છે. આપણે ત્યાં જ્યારે એક બાળક અવતરે છે ત્યારે હકીકતમાં ઈશ્વર આપણે ત્યાં પધારે છે. પતિ અને પત્નીનું બાળપણ એમણે જોયું નથી,
અનુભવ્યું નથી, એ અનુભવવા માટેનો એક પ્રયોગ એ બાળકનું અવતરવું છે. આપણે એ સમજવા જેવું છે કે આપણા ભાગવત કથાકાર પૂજ્ય ડોંગરે મહારાજ હંમેશા એવું કહેતા કે લાલો પડખું ફર્યો ઉત્સવ ઉજવો. હકીકતમાં આપણા ઘરમાં લાલો આવીને રોજ પડખું ફરતો હોય છે, પણ એની સાથે ઉત્સવ ઉજવવા જેટલો સમય મમ્મી પપ્પા પાસે હોતો નથી. હું એવું માનું છું કે આ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી એ ઉત્સવ કેન્દ્ર છે, અને એ ઉત્સવ કેન્દ્રની આ પહેલી એવી વ્યાખ્યાન માળાના પહેલા મણકામાં મારે આપની સાથે બહુ જ ટૂંકમાં છતાં મહત્વની વાત શેર કરવી છે. પહેલી વાત આપણે એવું સ્વીકારી લઈએ કે બાળક આપણી ઈચ્છાથી અવતર્યું છે. મેં અને તમે નહોતું ઈચ્છ્યું અને કુટુંબમાં એક બાળક આવ્યું એવું નથી. જ્યારે પતિ અને પત્ની નક્કી કરે છે, આપણા શાસ્ત્રો તો એવું કહે છે કે જ્યારે બંનેની લેવલેન્થ એક થાય છે, તરંગ લંબાઈ એક થાય છે, ત્યારે એક ભાવાવરણ બને છે, અને એ ભાવાવરણમાં જે જાતીય સમાગમ થાય છે એ વખતે દિવ્ય બાળક જન્મે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું હતું તે ખોટું નહોતું. આપણી ઇતિહાસ કથાઓમાં ગાયું કે જીજાબાઈએ હાલરડું ગાયું અને શિવાજીની અંદર બધા શૌર્યના ગુણો આવ્યા. એ હકીકત છે, એના સામે શંકા કરવાની જરૂર નથી. કદાચ આપણી પાસે આજે શિવાજી નથી, પણ હાલરડા ન ગાય તો કેવા શિવાજીઓ જન્મે છે એનો અનુભવ આપણને રોજ ખબર છે. બાળ વાર્તા ન કહેનારી માં અથવા તો હાલરડું સરસ ન ગાઈ શકનારી દાદીની ગેરહાજરી છે. નાની સાથે આપણે રહેતા નથી. આપણા વિભક્ત અને બરાબર ન્યુક્લિયર ફેમિલી બન્યા છે. તો એ તબક્કાની અંદર પતિ પત્ની તરીકે માતા પિતા બને છે ત્યારે એની પૂર્ણ મેચ્યોરિટી અતિ આવશ્યક છે. પહેલો મુદ્દો સ્વાગત છે, પૂર્ણપણે સ્વાગત છે. હોલ હાર્ટેડ વેલકમ, રેડ કાર્પેટ વેલકમ ટુ ધ ન્યૂ ચાઇલ્ડ ઇન માય ફેમિલી. અત્યારે જેવું ભવ્ય સ્વાગત આ રેડ કાર્પેટ ઉપર આપણે કર્યું મહામહિમસિંહનું, એવું જ એક ભવ્ય સ્વાગત મારા સંતાનનું મારા કુટુંબમાં મારે અને સૌએ કરવાનું છે. સ્વાગત કરીએ ત્યારે એટલું યાદ રાખવું પડે કે આપણે મનોવિજ્ઞાન એવું કહી ચૂક્યું છે કે જે કોઈ બાબત બહારના ભાગમાં ભાવ જગતમાં બની રહી છે તે ગર્ભમાં રહેલું બાળક અનુભવી રહ્યું છે. બધા જ વાઇબ્રેશન્સ એ પકડી રહ્યું છે. હવે કલ્પના કરીએ કે જો ગર્ભમાં રહેલું બાળક બહારના વાતાવરણને, બહારના બધા જ વર્તન વ્યવહારને, મમ્મીનું ખાવું પીવું, સૂવું બેસવું વાંચવું, ઉત્સાહ વ્યક્ત કરવો, દુઃખી થવું, નિરાશ થવું, બધું અંદર પડઘાય છે. મિત્રો એ સમજવા જેવું છે, ઈશ્વર જેવો કાબેલ કોઈ મેનેજમેન્ટનો માણસ થયો નથી અને થશે નહીં. એણે તો એવું સરસ મેનેજમેન્ટ કર્યું છે કે નાળ સંબંધી બાળકને જોડી દીધું છે, અને આ નાળ સંબંધી બધા જ સંબંધો અંદર જાય છે. અને એટલા માટે બાળક અંદર હોય ત્યારથી જ આપણા વાઇબ્રેશન્સ પકડે છે, અંદરથી ઘડાઈને બહાર આવે છે. પરિણામે એવું બને છે કે બાળક જ્યારે ઘડાઈને બહાર આવે ત્યારે મમ્મી પપ્પાને ઓળખતું હોય છે. તમે એમ કહો કે એવું ઓળખતું હોય? હા, અનેકના હાથમાં ફરનારું બાળક છાનું ન રહેતું હોય, પણ એની મમ્મીના હાથમાં આવે એટલે ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડનારું બાળક છાનું રહી જાય છે. એનું કારણ છે કે 9 મહિનાના ગર્ભમાં એને માતાની પરમ હૂંફ પ્રાપ્ત થઈ છે. એ હૂંફ એને કઈ બતાવે છે કે આ તારી માં છે. તો આ બાળકના સામે આપણું વર્તન, આપણા વ્યવહારો, આપણું બોલવું ચાલવું, આપણું ઉઠવું બેસવું અવિવેકી હશે, અશિસ્ત ભર્યું હશે, તો રેસ્ટ શ્યોર કે અવિવેક અંદર જવાનો છે, અને બાળક આપણી સામે એવું બનીને ઊભું રહેવાનું છે કે જેનું તારુણ્ય સાચવવું આપણને અઘરું પડશે. બાળ વિકાસના તબક્કાઓ પાડવા હોય તો છેક જન્મથી લઈને 18 માસથી શરૂ થાય. પહેલા 1.5 વર્ષ, આ પહેલા 1.5 વર્ષની અંદર ભાવાવરણમાં બાળક પૂરેપૂરું કુટુંબના લોકોની વચ્ચે ઉછરે છે. સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ છે, પણ એ સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ 18 મહિના પૂરા થાય ત્યાં તેને છોડી દેવામાં રસ છે. એને પણ સ્વાયત્ત થવામાં રસ છે, સ્વતંત્ર થવામાં રસ છે, આત્મનિર્ભર થવામાં રસ છે. એટલે 1.5 વર્ષથી 3 વર્ષના બાળકની અંદર આપણને ચોખ્ખું દેખાય છે કે એ પોતાના કામ પોતે કરવા માટે તત્પર થાય છે, ભલે તેમાં સફળ નથી થતું. પાણીનો ગ્લાસ અત્યાર સુધી મમ્મી હોઠે લગાડતી હતી, હવે એને પાણીનો ગ્લાસ પકડવો છે. હોઠે લગાડતા ઢોળાઈ જાય તોય પકડવો છે. અને એ વખતે માતા પિતા તરીકે એને અટકાવીશું, તને નહીં આવડે, તારાથી ન થાય, આવી શિસ્ત ભાષા
અને તું ડાયો થામાં એવી અશિષ્ટ ભાષા જો મમ્મી પપ્પા તરીકે આપણે બોલતા રહીશું તો એ વખતથી એ પોતાની જાત વિશે ઇન્ટ્રોવર્ટનેસ અનુભવવા લાગશે. હી ઓર શી વિલ વિડ્રો કે આ મારાથી નહીં થાય. યાદ રાખવા જેવું છે, જે પરફોર્મ નથી કરી શકતા એને ઇનપુટ ઉછેર દરમિયાન જ મળ્યો છે કે તારાથી નહીં થાય. અને જે લોકો પરફોર્મ કરી શકે છે એને બાળપણમાં જ કોઈએ કહ્યું છે કે ગમે તેટલું ડિફિકલ્ટ હોય તારાથી થશે જ. મિત્રો 3 થી 6 વર્ષ સુધીનો ગાળો એ આ પ્રોત્સાહનની અપેક્ષાઓનો છે. હવે એને બરાબર પોતાના યુનિફોર્મ પોતે પહેરવા છે, પોતાનું દફતર પેટી પોતાને તૈયાર કરવી છે, પોતે ચાલવું છે, પોતાના શૂઝની લેસ એણે બાંધવી છે. એ વખતે એને પ્રોત્સાહનની જરૂર છે. એ સમયે આપણી હાજરી જરૂરી છે, પણ પ્રોત્સાહક હાજરી, પ્રોએક્ટિવ હાજરી. થઈ જશે, ટ્રાય કર. અરે લે વાહ વાહ, કેમ આજે ઊંધો બૂટ પહેરી કાઢ્યો, ચલાશે, ચાલી તો જો. આવું કહેવાથી એને એમ થશે કે આઈ હેવ ડન સમ રોંગ થિંગ. પણ આપણે કહીએ તને ન ફાવે, મૂક, ટાઈમ નથી તારી પાસે, લઈ લે હું પાઈ દઉં, તો એ કાયમ માટે સરેન્ડર થવાનો. પ્રોત્સાહનની અપેક્ષા 6 વર્ષ સુધીમાં છે. 6 વર્ષથી 12 વર્ષનો ગાળો છે એ ઉદ્યમની ભાવનાનો વિકાસ છે. બાળકને ખૂબ ઉદ્યમ કરવો છે, બધું પોતાની રીતે કરવું છે. આપના જે શિક્ષકો છે અહીંયા બેઠા છે એને ખ્યાલ છે કે પ્રાથમિક શાળામાં જાય તે પહેલાં બાળક ઈચ્છે છે કે મમ્મી પપ્પા છેક ક્લાસરૂમ સુધી મૂકવા આવે. પણ 5મા 6ઠામાં જ્યારે મમ્મી પપ્પા કહે કે તને સ્કૂલે છોડી જશું તો એને ગમતું નથી. બાળક તાત્કાલિક કહેશે કે તમે નહીં આવો ચાલશે, કારણ કે એને પોતાના પગ ઉપર ઊભા થવું છે. અને એ પગ ઉપર ઊભા થતી વખતે બુદ્ધિપૂર્વકના ઉદ્દીપક, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ સપોર્ટ, ટિપ્સ, મોટિવેશનલ ટિપ્સ એ એને બરાબર ટેકો કરે છે. હું એવું માનું છું કે આ 12 વર્ષ સુધીનું બાળક જો આપણે સાચવી લઈ શકીએ તો 12 વર્ષ પછી શરૂ થતી તારુણ્યની તાસીર આપણે બરાબર જાળવી શકીએ. આ ગંભીર તબક્કો છે, મુશ્કેલી કરે એવો તબક્કો છે. રાષ્ટ્રનું ભાવિ નક્કી કરતું હોય તો આ તારુણ્યનો તબક્કો નક્કી કરે છે. પછીની ઉંમરમાં તો તમે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે એને તમારે માત્ર ભણવાનું છે. આ ઉંમરમાં જે ઇનપુટ્સ જાય છે એ જ આઉટપુટ બહાર આવે છે. એ પણ યાદ રાખવા જેવું છે મિત્રો કે 10, 11, 12 વર્ષ સુધી એ મમ્મી પપ્પાએ ને કુટુંબના લોકોએ કરેલું જોવે છે, સમજે છે, ઉતારે છે, પણ કશો પોતાનો મત આપતું નથી. પણ તારુણ્યની અંદર એમણે જે અંદર ઉતાર્યું એનું એનાલિસિસ શરૂ કરે છે. એ બરાબર અનુભવે છે. નાનું બાળક હોય 6-7 વર્ષનું અને ટેલિફોન આવે અને પપ્પા એમ કહી દે કે હું ઘરમાં નથી, તો બાળક કહી દે છે કે પપ્પા ઘરમાં નથી. પણ 14-15 વર્ષનું બાળક હોય ને એને પપ્પા એમ કહે કે કહી દે હું ઘરમાં નથી, તો એ જ બાળક ફોન ઉપાડીને કહે છે કે પપ્પાએ કીધું છે કે એ ઘરમાં નથી. આ એમણે કરેલા એનાલિસિસનું પરિણામ છે. એમને પપ્પાના અસત્ય માટે પોતાની જાતને લઈ જવામાં રસ નથી. આ ન સમજાય એવી વાત એનામાં ઉમેરાણી છે અને એ ઉમેરાયેલી વાત આપણા માટે પડકાર બને છે. આ પ્રશ્ન પૂછવાની ઉંમર છે. તારુણ્ય એ ફેરફારો, શરીરના ફેરફારોના ઘોડાપૂરનો સમય છે. આ સમયે એવા અનુભવ કરે છે કે જે કોઈને કહી શકે તેમ નથી અને માત્ર અનુભવી શકે એમ છે. એને કહેવું છે, એને પૂછવું છે કે આ શું છે, વાય ધીસ ઇઝ. કોને પૂછે? મમ્મી પપ્પાનું તો કેરેક્ટર આપણે એવું ડેવલપ કર્યું છે કે એને અંગત વાત પૂછી ન શકાય. શિક્ષકોને આપણે એવું મૂકીને આપ્યું છે કે એ એટલા બધા અવેલેબલ હોતા નથી. તારુણ્યના આ તબક્કાને સાચવી લેવાની જો પ્રક્રિયા આપણામાં થાય તો પુખ્તાવસ્થા પછીનું બાળક એ ચોક્કસ આપણે ઈચ્છીએ છીએ તેવું બાળક થઈ શકે. મિત્રો, મારા સમયને ધ્યાનમાં લઈને છેલ્લી વાત રજૂ કરું. આપણે યાદ એટલું રાખવું પડશે કે આપણા બાળકને નાનામાં નાનો ઇનપુટ આપણે આપીએ ત્યારે આપણે વિચારીએ કે હકીકત એ ઇનપુટની કેવી અસર ઊભી કરે છે. તમે જ્યારે બાળક ઉછળતું હોય એ સમયે સતત એની સામે ટોકનું વાતાવરણ ઊભું કરશો તો એ બાળક પણ પોતાની જાતની ઘડતરમાં ધૂતકાર અનુભવશે. તમે એને વિરોધ અને અવગણના વચ્ચે ઉછેરશો તો એ ઝઘડાળું થશે. તમે મેણાટોણા ઘરમાં સાંભળતું બાળક ઉછેરશે તો શંકાશીલ થશે. શરમજનક સ્થિતિમાં નિર્માણ કર્યું હશે તો એ બાળક છે એ દોષિતની લાગણી અનુભવશે. એની સામે સહનશીલતા જોશે. બેટા એણે કર્યું, ભલે કર્યું, આપણાથી એવું ન થવાય, આપણે એવું ન કરી શકીએ. તો એને ખબર પડશે કે આપણે ભૂલ્ય છે.
ઘરની અંદરથી એને રોપનારા આપણે છીએ, આપણે માળી છીએ, આપણો છોડ છે. માળી તરીકે આપણે એને સૂર્યપ્રકાશ, પાણી આપવાનું છે, નિંદામણ દૂર કરવાનું છે. આપણે વારે વારે છોડને બહાર લઈને જોવાનો નથી, ઉગ્યો ન ઉગ્યો. આ જોવાની પ્રક્રિયા બંધ કરવી એ વિકાસનો મહત્વનો તબક્કો છે. અંતમાં મારે એટલું કહેવાનું, ઈશ્વરનો અંશ એ બાળક છે. એને 3 તબક્કામાં રહી શકાય. પહેલું સ્વાગત, પછી પૂર્ણ સ્વીકાર અને પછી ભરચક સત્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुजरात राज्य में शिक्षा की लौ को अबाध गति से प्रज्वलित करने के लिए सतत प्रयत्नशील हमारे गुजरात राज्य के सम्मानीय शिक्षा मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया महोदय से दीक्षार्थियों को आशीर्वचन प्रदान करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सर। वंदे मातरम। महामहिम आदरणीय राज्यपाल श्री एमने वंदन करीने मारी बात शुरू करूँ छूँ। वाइस चांसलर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ना कुलपति डॉक्टर हर्षद भाई, भद्रायु भाई, उपस्थित आप सौ शिक्षा साथे जोड़ायेला विद्वान गुरुजनों अने विद्या प्राप्त करीने आम तो पूर्ण होतुं ज नथी, परंतु विद्या प्राप्त करी आजे तेओ पोतानी फलश्रुति रूपे दीक्षांत थवाना छे। वाला विद्यार्थीओ भाईओ ने भारतीय संस्कृतिनी अंदर 16 संस्कारों आपवामां आव्या छे अने वच्चे एक मॉडर्न युग तरीके आपणे स्वीकारवा मांड्या अने बधुं ज डोसी शास्त्र छे एवुं करीने छोड़वा मांड्या हता। परंतु बाळक जन्मे आम तो गर्भावस्थाथी ज शिक्षानी शरूआत थती होय छे। अपना शरीरनी अंदर एक थॉट प्रोसेस होय छे अने गर्भधारण करनारी ए मां शुं खावुं, शुं न खावुं, शुं पीवुं, शुं बोलवुं, शुं विचारवुं, आ बधी असरो ए गर्भ उपर पड़ती होय छे। आखुं एक साइंस छे। जेम शरीरना वात पित्त ने कफ एज रीते थॉट प्रोसेस सत्व तमस अने रज आ समये केवुं सात्विक आहार खाओ, केवुं सात्विक वर्तन करूं जेथी मारी थॉट प्रोसेस हमेशा सत्व तरफ रहे, रज तरफ अने तमस तरफ रहे तो ए गर्भ उपर चौक्कस एमनी असर थाय। जन्मा पछी अपनी त्या छठी करवानो रिवाज 6-7 दिवस सुधी एने एक भद्रायु भाई कह્યું કે બાળકનો જન્મ થયો છે એમના એ જ્યારે આંખ ખોલે ત્યારે અવલોકન હોય, એમના ચિત્ર આંખો પર એમનું ચિત્ર હોય, વિવિધ અવાજો ન આવે અને જ્યારે પૂર્ણ કેચઅપ કરવા મળે એમનું ત્યારે એમના સામે બીજા લોકો આવે, જોવે, ઓમ એમની સામે બોલે। ધીરે ધીરે આ બધી જ પ્રવૃત્તિ સાથે એના સંસ્કારો થતા હોય છે અને એ જ લગભગ 3 વર્ષે એનું મુંડન થાય। આ જ રીતે 7 વર્ષ સુધી જેનામાં બીજ રોપાવાના છે થોટ પ્રોસેસના, એ લગભગ ઓલમોસ્ટ એ રોપાઈ ગયા। પછી તો આપણે જે શિક્ષા આપીએ છીએ, જેને અભ્યાસ કરાવીએ છીએ,
આ બધું જ રંગરોગાન છે. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે ટોલ્સ્ટોય અને સ્પેન્સરે પણ આ બાબત, ખાસ કરીને સ્પેન્સરે ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક બાળકના એ ઉછેર પરની વાતો કરી, જે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ખૂબ સરસ રીતે છે. શિક્ષક એક રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટેના કર્મયોગીઓ, ગુરુજીઓ છે. ઉંમર નાની હોય કે મોટી હોય, પણ હું એવું માનું છું કે આ સમાજની અંદર શિક્ષકનું સ્થાન સૌથી ઊંચું હોવું, એ સન્માન્ય હોવા જોઈએ. એ પોતાના પેટીયું રળવા માટે શિક્ષક, ગીજુભાઈ બધેકાએ બહુ સરસ વાત લખ્યું છે, શિક્ષક કોને બનવું જોઈએ, કોને ન બનવું જોઈએ. એક રાષ્ટ્ર નિર્માણના એ પ્રજ્વલિત યજ્ઞની અંદર પોતાના જ્ઞાનનું સ્વાહા કરે છે, એ શિક્ષક છે. અને આવા શિક્ષકોની ગ્રામ્ય લેવલે હજી જીવંત છે, એમનું સન્માન. એક શિક્ષક આખા ગામના સમરસ કરવા માટેનો દ્યોતક ઉદાહરણ છે. એક શિક્ષક આખા ગામની અંદર સદભાવનાનું વાતાવરણ ઉગાડવા માટેનો એક દ્યોતક ઉદાહરણ છે. ત્યારે આપ શિક્ષક બનશો ત્યારે બાળકોના માનસ પર, હવે રમત પહેલા કેટલી, પહેલા રામ હનુમાન એવું બનીને રમતા બાળકો, એક સરસ રીતે રમતો પણ સરસ હતી. વિડીયો ગેમના આધારિત શૂટ કરે, એક ગેમ રમે બાળક, અને એમાં નકરી ગોળીઓ જ છૂટતી, સામેના વાળાને શૂટ કરતો કરતો આગળ જાય. આ સામાન્ય વાત નથી. આ એના માઇન્ડને ખૂબ અસરકારક છે. એનામાં ફિલિંગ્સ જતી રહે, દયા જતી રહે. મને યાદ છે, હું નાનો હતો ને, દાદી આંગળી પકડીને, કીડી હોય ને કીડી, એક ચાલિયામાં લોટ લઈ એક કીડિયારું પૂરવા જાય. આ લાગણી પ્રત્યેક જીવને જીવવાની આ પૃથ્વી પર આપણે રાખીએ છીએ, અને એ નાનામાં નાનું જીવ ભૂખ્યું ન રહે એવી સંસ્કૃતિમાંથી આપણે ધડાધડ, હવે તો ગનની તોપોથી જ ઉડાડે એવી બધી ગેમો આવી ગઈ. આ બાળક માનસ પર અસર કરતી હોય. પહેલા તો શિક્ષક દ્વારા, વાલીઓ, મને મારો બહુ અનુભવ નથી શિક્ષા ક્ષેત્રના, 5 મહિના થયા છે. મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રીના આશીર્વચનથી અમને એક મારા આદર્શ છે, જેમ નરેન્દ્રભાઈ છે, એમની એક પ્રકૃતિ ખેતીથી હું બધી જગ્યાએ ખૂબ વાત કરું. પરંતુ મેં જાણ્યું ખાસ તો વાલીઓ અને શિક્ષક, વાલીઓના શિક્ષકના જ વધુમાં વધુ સેમિનાર થવા જોઈએ ને એને ટીચિંગ થવું જોઈએ. એક વાલી કે એક શિક્ષક જો વ્યસન કરતો હોય, સિગારેટ પીતો, પાન માવા, એ શિક્ષણ માટે દુર્ભાગ્ય છે. તમે એક બાળકને શું કહે છે, આ નહીં ખાવાનું, આ કરવાનું. અને વાત એ રહી કે બધાને દીકરાઓ શ્રવણ બને એવી ઈચ્છાઓ છે, પતિ શ્રવણ બને એવી ઈચ્છા નથી. જ્યારે પતિ શ્રવણ બને એવી ઈચ્છા થાય ત્યારે દીકરો શ્રવણ બનશે. આ એક ડિફરન્સ છે, આ એક વચ્ચેનો ગેપ છે. આ ગેપ સાંધવા માટે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી પ્રયાસ કરી રહી છે. મને એ આનંદ છે કે નાના એ નાટકો, ગાંધીજીના જીવન ચરિત્ર પર રાજા હરિશ્ચંદ્રનું એ નાટક જોયેલા તો એમના માનસ પર બહુ અસર પડેલી. સત્ય છોડવું જ નહીં. આપણી ત્યાં પંચતંત્રની વાર્તાઓ છે. હવે જો કે કાગડાની વાર્તા એક જગ્યાએ કહ્યું તો બાળક ઊભું થયું કે એ સમયે ટ્રો નહોતું, એમ પથ્થર નાખ્યો. હવે એ ટેલેન્ટ છે. દક્ષિણામૂર્તિના વિદ્વાન અહીંયા છે. હું પણ બાજુની ઘરશાળામાં જ ભાવનગર ભણતો હતો, મને એ સિદ્ધાંતો ખ્યાલ છે. આપ સૌને વંદન. મહામહિમ રાજ્યપાલને હું વંદન કરી મારી વાત વિરમું છું. અસ્તુ. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी।
अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ स्वरचित हरियाणवी पंक्तियां माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के लिए कहना चाहूंगी। जन्मभूमि हरियाणा जिनकी, कर्म भूमि इब गुजरात से, घना कसुत्ता रुतबा उनका, हौसले पक्के आली बात से। हरियाणा आले जिनके ठाठ, देखें हम सब उनकी बात निराली चाल निराली, कमल जिनकी बात से, रहवे देसी खावे देसी, देसी आली बात से। मारे मन में आदर और सम्मान बहुत से आपका, आप न्यूए राह दिखावे, धर के सर पे हाथ सा। भारतीय संस्कृति के संपोषक, संस्कृत भाषा के संवाहक, गुजरात राज्य के राज्यपाल एवं चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी के गुणी व्यक्तित्व से चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी को सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा है। ऐसे ज्ञान के असीम महासागर आदरणीय कुलाधिपति श्री से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि दीक्षांत प्रवचन द्वारा हमें अनुग्रहित करें। ओम असतो मां सद्गमय, तामसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के 14वें स्थापना दिवस एवं चौथे दीक्षांत समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, राज्य शिक्षा मंत्री गुजरात, माननीय डॉक्टर हर्षद भाई पटेल जी, कुलपति चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, आदरणीय श्री अमित भाई जानी जी, कुल सचिव चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, माननीय प्रोफेसर भद्रायु जी, पूर्व कुलपति लोक भारती यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के विभिन्न समितियों के सदस्य, विशेष आमंत्रित अतिथिगण एवं विविध विद्या शाखाओं से ज्ञान उपार्जन करके उपाधि प्राप्त करने वाले प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्थापित चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, जो संभवतः विश्व में और भारत में पहली संकल्पना है कि एक बालक के निर्माण को ध्यान में रखकर इस संस्थान को स्थापित किया गया। अभी मेरे से पूर्व हमारे सभी विद्वानों ने बहुत सारगर्भित और हम सब की प्रेरणा के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे बीच में ऐसे योग्य विद्वान हमारे शिक्षा राज्य मंत्री जी हैं, माननीय भद्रायु जी, हर्षद पटेल जी, और आप सब विद्वान लोग इसी मिशन पे लगे हुए हैं कि हम एक बालक को महान इंसान कैसे बना सकते हैं। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की जो संकल्पना हुई, उसके पीछे कितना बड़ा विजन और सोच चिंतन रही होगी। आज के युग में जब सारी दुनिया बहुत लेट सोचती है, उदाहरण के लिए मनोविज्ञान का प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा, छात्रों ने।
और सिगमंड फ्रायड जब बूढ़ा हो गया तो उनके शिष्य एक बार उनसे मिलने गए। उन्होंने अनेक मनोविज्ञान के ग्रंथ लिखे थे। तो अंतिम जीवन के पड़ाव पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुजी, आपने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, आपका बहुत बड़ा चिंतन है, एक बालक को महान इंसान और अच्छा व्यक्ति कैसे बनाया जा सकता है। हम आपके जीवन के अनेक ग्रंथों को चर्चा नहीं, आपका अंतिम अनुभव चाहते हैं कि आप हमें ये बताओ कि एक बालक किस अवस्था में पकड़ा जाए कि उसको बहुत बढ़िया इंसान बनाया जा सकता है। तो भाइयों, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, सिगमंड फ्रायड ने कहा अपने शिष्यों को कि अब तक जितने ग्रंथ मैंने लिखे हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दो और पूरे जीवन का अनुभव मैं एक ही कह सकता हूं। उन्होंने क्या बोला कि जिस समय एक बालक मां की गोदी में लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा होता है, उस समय जो संस्कार, जो एनवायरनमेंट, जो चिंतन, सोच उसको दी जाती है, वही विचार उसके भविष्य के निर्माण करने वाले होते हैं। अब इस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। मैंने जब उनकी इन पंक्तियों को पढ़ा, मेरी मां उस समय जीवित थी, पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ मां थी। मैंने उस अपनी मां से पूछा, मां ये बालक कभी पैर का अंगूठा भी चूसता है क्या? तो मेरी मां ने मुझे बताया कि जब 2-3 महीने तक की आयु होती, बच्चा कई बार मस्ती में, पालने में लेटता हुआ, झूलता हुआ पैर का अंगूठा मुंह में दे लेता है। तो मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूं। 35 वर्ष तक मैं गुरुकुल का प्रधानाचार्य रहा और मेरे पास जितने स्टूडेंट्स थे वो सब रेजिडेंशियल हैं। 19 स्टेट के बालक वहां पढ़ते हैं। इस पर मैंने बहुत चिंतन, और मैं बच्चों पर बहुत एक एक बालक की पृष्ठभूमि देखता था। उन बच्चों को देखता था कैसे उठते हैं, बैठते हैं। कई बार एक एक बालक को शरारत करने पर बार बार समझा करके भी ठीक नहीं होता था। तो मैं उस बालक को छोड़कर उसके माता पिता पे जाता था। मैं उनके पड़ोसियों को बुला लेता था गांव से और उनसे पूछता था कि अमुक व्यक्ति का बेटा मेरे पास पढ़ता, उसकी माँ का व्यवहार कैसा और पिता का कैसा, और उनके बड़े परिवार में खानदान की क्या प्रवृत्ति है, यहां तक मैं जाता था। तो यही बात मैंने जब सिगमंड फ्रायड की पढ़ी तो मां से पूछा, तो उन्होंने कहा 2-3 महीने का बालक ऐसी हरकत करता है पैर का अंगूठा चूसने की। इसमें पैर का अंगूठा चूसने का कोई मायना नहीं है। मायना यह है कि वो एज बालक की क्या है जब वो ये हरकत करता है। तो पाया कि वो जन्म लेने के 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ऐसी हरकत करता है। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि उस मासूम बच्चे को हम ये समझ करके कि इसे क्या पता है, इसे कुछ भी नहीं पता, ये तो दूध पीता और सो जाता है। लेकिन सिगमंड फ्रायड कहता है कि भोले माता और पिताओं, उस बालक को आपसे भी ज्यादा पता है। क्यों? क्योंकि उसके पास काम एक है और तुम्हारे पास काम अनेक है। समझ में आई बात? बच्चा केवल सीखता है, देखता है, चुप है, शांत है, और उस अवस्था में हम ये सोच लेते हैं
कि इसको कुछ भी नहीं पता है और हम ऐसी हरकत कर जाते हैं जो नहीं की जानी चाहिए, ये समझ करके कि इसको कुछ भी नहीं पता। और इसका एक बहुत मोटा उदाहरण वो देते हैं कि आप बच्चा नहीं सीखता तो एक उदाहरण ध्यान करिए। आप एक 40 वर्ष के प्रोफेसर साहब को पकड़ो जो पढ़ा लिखा है, एमए है, पीएचडी है, डीलिट है, प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ाता है, महाविद्वान है, उनको लो। और एक 2.5 वर्ष के बच्चे को लो, दोनों को ऐसे देश में भेज दो जहां की भाषा को दोनों ही न जानते हो। बताओ वहां पहले भाषा कौन सीखेगा? क्यों सीखेगा? वो तो बहुत छोटा है। क्यों भाई? हम यही तो सोच के गलती करते हैं ना। वो 2.5 साल का, पढ़ना जानता नहीं, लिखना जानता नहीं, भाषा विज्ञान जानता नहीं, और आप सब एक ही बात कहते हैं कि वो पहले सीखेगा। अरे वो 40 साल के हैं, प्रोफेसर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, उनको सीखना चाहिए ना पहले। लेकिन है ना ये बात सत्य, जब उन दोनों, एक महाविद्वान को और एक 2.5 वर्ष के बच्चे को ऐसे देश में हम भेज दें जहां की भाषा को दोनों ही ना जानते हों, तो आप सबका एक ही विचार है मेरे सहित कि वहां कोई भाषा को प्रोफेसर साहब से पहले बालक समझेगा। हाँ या ना? सब सहमत है कि नहीं? तो अब इस बात से हमने सोचना चाहिए कि बच्चे की कैचिंग पावर कितनी प्रबल होती है, कितनी प्रबल होती है। और हम ये समझ लेते हैं इसे कुछ नहीं पता है, उसको हमसे ज्यादा पता है। और इसका एक उदाहरण वहां दिया गया कि आप समतल धरती पर 2 गड्ढे बनाओ, एक इधर एक इधर। एक गड्ढे को पानी से भर दो, एक को खाली छोड़ दो, और दोनों के बीच में पानी डालोगे तो भरे गड्ढे में जाएगा या खाली में जाएगा? बोलो भाई बुद्धिमान विद्यार्थियों, बोलो, आपने तो यही पढ़ा है। बताओ वो खाली गड्ढे में जाएगा, भरे में जाएगा? खाली में जाएगा ना। तो वो यही कहते हैं कि प्रोफेसर साहब भरे हुए गड्ढे के समान है और ये बालक खाली गड्ढे के समान कोरा कागज है इसका मस्तिष्क। जब एक विचार चलता है तो वो खाली जगह पर अपनी जगह बनाता, भरे में कैसे जाएगा? वो तो पहले ही भरा हुआ है। समझ में आई बात? तो ये चिंतन कि हम 6 वर्ष का जब बालक होगा स्कूल में भेज करके तब उसे महान इंसान बना पाएंगे, ये बहुत लेट डिसीजन है, ये बहुत निर्णय लेट है। अब आप और समझिए ध्यान से, सिगमंड फ्रायड आज विश्व में मनोविज्ञान की दृष्टि से महाविद्वान माने जाते हैं और प्रामाणिक हैं। ये तो उनका चिंतन है जो मैंने बताया। लेकिन भाई और बहनों, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, यहां के ऋषियों ने सिगमंड को कहा तू बहुत लेट है। समझ में आई बात? वो तो पैदा होने के 2.5-3 महीने के बालक की बात करता है। भारत के ऋषि कहते नो, ये रॉन्ग डिसीजन है तुम्हारा, लेट है। जिस समय माता और पिता गर्भाधान की दृष्टि से एक विचार बनाता, ये महापवित्र संस्कार था भारत की व्यवस्था। महान पवित्र, एक माता पिता अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, विश्व कल्याण के लिए एक ऐसे मानव की नींव रखने की तैयारी में है जो दुनिया का भाग्य विधाता भी बन सकता है
और दुनिया का विनाशक भी बन सकता है। दोनों शक्तियां आज इस बालक के आधारशिला रखने के समय पर निश्चित की जाती। तो भाई और बहनों, आप जिस चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, इसमें जो आपने पढ़ाई की होगी, यदि भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार सोचा जाए तो इस देश के ऋषियों ने एक मासूम बच्चे को पैदा होने से पूर्व ही एक बहुत बड़ा आयोजन उनके मस्तिष्क में बनता है, और फिर बालक जब गर्भ में आता है तो पैदा होने से पहले आज उसका पुंसवन संस्कार है, कभी उसका सीमंतोन्नयन संस्कार है, फिर उसका जातकर्म संस्कार है, फिर उसका अन्नप्राशन संस्कार है, फिर उसका निष्क्रमण संस्कार है, फिर उसका मुंडन संस्कार है, फिर उसका वेदारंभ संस्कार है। ऐसे बालक को संस्कारों की उपनयन संस्कार, संस्कारों की भट्टी में डाल करके कुंदन बनाया जाता था। कितना काम भारत के ऋषियों ने जन्म लेने से पहले व्यवस्था दी है। सिगमंड फ्रायड तो जन्म लेने के बाद की बात करता, हमारे यहां तो जन्म लेने से पहले। जिस समय बालक का मस्तिष्क बनना शुरू होता है, मां को क्या खाना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या चिंतन है, क्या पढ़ना है, ये विचार दिया जाता था। और आपने पढ़ा होगा, देखो बालक सुनना गर्भ में ही शुरू कर देता है और देखना पैदा होने के 3-4 सप्ताह के बाद शुरू करता है। पैदा होने वाले बच्चे को दिखाई नहीं देता, दिखाई तो कई सप्ताह के बाद आंखों में रोशनी आती है, लेकिन सुनना गर्भ में ही शुरू कर देता है। इसलिए अभिमन्यु और सुभद्रा की वो जो कहानी है ना, वो निरा संवाद नहीं है। गर्भस्थ बालक घर के वातावरण को देख करके वैसा ही उसका चिंतन, यदि घर में सुखदायी वातावरण है तो बच्चा उत्साह में होता है, और घर में कलह कलेश झगड़े चलते तो गर्भस्थ शिशु दुखी होता है, और वही संस्कार, वही विचार, वही चिंतन उसकी नींव बन जाते हैं। ये सामान्य नहीं। अभी मैं कल परसों आपके इसमें गुजरात में सूरत में एक ढोलकिया फैमिली, पद्मश्री सब्जी भाई ढोलकिया, तो कई बार आते हैं। तो उन्होंने अपने यहाँ एक बड़ा अनुभव मेरे को सुनाया। हमने ये पढ़ा है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल घर में सुनाया। उनके घर में जो भी बहू गर्भवती होती है तो उसको वो विपस्सना में भेजते हैं। विपस्सना समझते हैं आप? विपस्सना तो 10 दिन का वो कोर्स है, मैंने 3 बार वो किया है। तो जब वो आए, विपस्सना की बात चली तो मैंने भी सब शेयर किया, तो वो कह रहे आप भी जानते हैं विपस्सना को? मैं कहा हाँ मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा जी हम अपने घर की प्रत्येक पुत्र वधू को जब बालक गर्भ में होता तो विपस्सना में भेजते हैं। और उन्होंने मुझे बताया जिन्होंने विपस्सना नहीं की उन बच्चों के स्वभाव में और विपस्सना वालों में जमीन आसमान का अंतर है। इतना बड़ा मानसिक प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है मां के विचार का। और मैं एक बहुत मोटा उदाहरण कई बार बोलता हूं, आप इसका समर्थन करेंगे। आज जिस युग से हम गुजर रहे हैं ना, बड़ा मॉडर्न युग है, ये टेलीविजन का युग है, इसमें गीत संगीत है और मॉडर्नता की ओर है। और हम जो बूढ़े हैं ना, हमारे में जो 60-70 साल के, आप एक डीजे लगाओ यहां पर,
और 60 साल के जो बुजुर्गों से कहो इस पे नाच के दिखाओ, उनको नाचना आएगा ही नहीं, क्योंकि उनके काल में ये सिस्टम था ही नहीं। और आज का एक बालक पैदल चलना नहीं सीखा ना, और यहां डीजे लगाओ चारपाई पे उछलना शुरू कर देगा। आया ना? क्यों साहब? आप अनुभव करना, वो 60 साल का हो गया बेचारे को, आज तक नाचना नहीं आया, और इसको सिखाया किसी ने, ये एकदम बजते ही नाचना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि माँ ने टीवी देख देख करके घर में नाचना सिखा दिया इसको। ये प्रैक्टिकल है, ये केवल मनोरंजन की बात नहीं मैं कह रहा। भारत के ऋषि कितने दूरदृष्टा थे, कितना उनका रिसर्च था। और मैं बार बार कई बार बोलता हूं, ये जो अंग्रेजी का रिसर्च स्कॉलर शब्द है ना, ये ऋषि का अपभ्रंश है। हमारा एक एक ऋषि जो था वो रिसर्च स्कॉलर थे, वो सब रिसर्च करते थे, अलग अलग थी। किसी ने सांख्य लिखा, किसी ने योग लिखा, किसी ने वैशेषिक शास्त्र लिखा, किसी ने मीमांसा लिखा। उनको आप पढ़ेंगे तो आज की साइंस उनके सामने टिकती नहीं। इतनी जबरदस्त रिसर्च उनकी उस हजारों साल पहले थी। आयुर्वेद की मैं चर्चा आपके बीच में करूं। आयुर्वेद एक ग्रंथ, तुलसी के क्या गुण धर्म हैं, हजारों साल पहले आयुर्वेद में जो लिखे, उस तुलसी को आज प्रयोगशाला में ले जाओ, जो गुण धर्म हजारों साल पहले ऋषियों ने बताए वही आज मिलते हैं। ना एक बढ़ा सकते ना एक घटा सकते। तो बताओ रिसर्च स्कॉलर थे कि नहीं? उन पे तो प्रयोगशाला, उनका तो जीवन ही प्रयोगशाला था, इतना प्रैक्टिकल उनका था। तो ये जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, इसका मुख्य उद्देश्य जो प्रधानमंत्री जी का रहा होगा, उन्होंने इसी चिंतन को लेकर के कि इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ प्राणी यदि कोई माना जाता तो मनुष्य है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी, सच्चाई है। लेकिन भाई और बहनों, जब मनुष्य में मानवता के संस्कार नहीं रहते तो इससे क्रूर, इससे दुष्ट दूसरा कोई प्राणी भी नहीं होता। आया ना? इससे क्रूर कुछ नहीं है। इस धरती को स्वर्ग धाम बनाने वाला भी यही है और नरक धाम बनाने वाला भी यही। इसलिए भारतीय ऋषियों ने उस काल में जब संस्कारों की कल्पना की, 16 संस्कार की, वो इस सोच के साथ की थी कि समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और सारी प्रकृति का, सारे जीव जगत का उपभोक्ता यही है। इसका श्रेष्ठ बनना सबसे आवश्यक है, सबसे आवश्यक है। यदि मनुष्य श्रेष्ठ है, संस्कार उसके अच्छे हैं, सोच चिंतन अच्छी है, तो वहीं पर शांति सुख का आवास हो जाता है। और जब मनुष्य की मानसिकता विकृत होती है, वहीं आतंकवाद का जन्म होता है, खून खराबे का जन्म होता है, क्रूरता का, पाप का, अधर्म का जन्म होता है। और यही मनुष्य धरती को नरक बनाने की ओर ले जाता है और यही इसको स्वर्ग धाम बनाने की ओर ले जाता है। इसलिए मानव का निर्माण कठिन जरूर है, लेकिन सबसे जरूरी है। मानव का निर्माण कठिन बहुत है, क्योंकि स्वाभाविक, भद्रायु जी ने, मैं गुजराती पूरी तो नहीं, काफी समझ लेता हूं, जब वो बोल रहे थे, जब किसान खेत में बीज बोता है ना, धरती को कितना साफ सुथरा करके फिर बीज लगाता और सोचता यही बीज पैदा हो, लेकिन होता क्या है, बीज बाद में पैदा हो, निंदामण पहले आ जाता है। वो पहले, वो बुलाया नहीं जाता। ये नेगेटिव सोच, मैं कई बार बोलता हूं, दुनिया में
एक भी यूनिवर्सिटी या स्कूल आपने ऐसा नहीं देखा होगा जिसके बोर्ड पर लिखा हो यहाँ बहुत बढ़िया झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। पढ़ा कोई स्कूल में? यहाँ चोरी करने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, लिखा कोई? लेकिन ट्रेनिंग नहीं है, मौका मिलते ना तो झूठ बोलने से चूकते, न चोरी करने से चूकते। इनकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन प्रवृत्ति है हमारी बुराई को एकदम बढ़ने की, उससे छुड़ाना और फिर सात्विक गुणों का आधान करना। इसी का नाम तो संस्कार है। संस्कार किसे कहते हैं? विशेष गुणों के आधान करने का नाम संस्कार है। जो वस्तु जैसी है उसको परिष्कृत करना, शुद्ध करना, उन्नत करना, परिष्कृत करना, इसका नाम संस्कार। मोटा उदाहरण ये ना, माइक मेरे सामने देखो, छोटा सा माइक, ये देखो इतना है, ये माइक वाला है यहाँ कोई? था बैठे हैं। कितनी कीमत है भाई इसकी? इतने की। हाँ, अरे तुम तो बड़े, ये तो महंगाई वाली बात करते हैं। ये दोनों बोलते हैं जी इस इतने की कीमत 35,000 रुपए है। और इसका वजन कितना होगा आप बताओ? 50 ग्राम है मेरे ख्याल में, है ना? इतना ही 100 ग्राम लगा लो। और इस 100 ग्राम में लगा क्या क्या है? 50 ग्राम इसमें लोहा लगा होगा, 50 ग्राम प्लास्टिक लगा होगा, इतना ही है ना? 100 ग्राम हुआ ना? 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम प्लास्टिक। अहमदाबाद जाओ और एक लोहे वाले की दुकान से पूछो भाई लोहे का क्या भाव है? इस महंगाई के जमाने में 50 ग्राम लोहा कितने का है? वो क्या कहेगा? इस 50 ग्राम जोर लगा लो, महंगाई 5 रुपए का होगा, ठीक है? और प्लास्टिक वो भी 5 रुपए का लगा लो। तो ये दोनों 100 ग्राम होकर के ये 10 रुपए का होना चाहिए कि नहीं? और ये सज्जन बता रहे 35,000 रुपए का। क्यों साहब? तो भाई बाजार से 5 रुपए का लोहा लाए, वो भी लोहा है, और इसमें भी लोहा है। वो 5 रुपए का प्लास्टिक है, ये भी 5 रुपए का प्लास्टिक, 10 ही रुपए का हुआ ना। लेकिन अंतर किस बात का? कि इस लोहे और प्लास्टिक में साइंटिस्ट ने ऐसे गुणों का आधान कर दिया, परिष्कृत कर दिया, इसको संस्कारित कर दिया कि मेरी बात को पकड़ दूर तक पहुंचाने की क्षमता रखता। तो इसमें गुणों का आधान करने का परिणाम है कि ये 100 ग्राम लोहा और प्लास्टिक 35,000 रुपए का हो गया, और वो लोहा और प्लास्टिक 10 ही रुपए का रह गया। भाई और बहनों, धरती पर मनुष्य तो दुनिया भर के। आप अहमदाबाद के गहरे बाजार में जाओगे, लोगों की भीड़ है। वहां पर हमारे मंच पर जो सज्जन बैठे हैं, आप सज्जन बैठे हैं, आप उस भीड़ में से गुजरते हैं, जो आपको मिलता, बाबूजी नमस्ते, मंत्री जी नमस्ते, प्रोफेसर साहब नमस्ते। और वहीं उसी भीड़ में एक भीख का कटोरा लिए बाबूजी 5 पैसे, बाबूजी 10 पैसे कहता, उसको दुत्कारते जाते हैं। ये भी आदमी है, वो भी आदमी है। एक चलता तो लोग नमन करते हैं, एक चलता तो दुत्कार मारते हैं। है ना संस्कारों का अंतर? इसका नाम है विचार संस्कार का भेद। भारतीय ऋषियों ने एक महामानव संस्कारित इंसान, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी बन सके, ऐसे इंसानों की दुनिया में जरूरत है। और ये शिक्षा पद्धति भारत की उसी सोच के साथ ऋषियों ने निर्मित की थी। गर्भ से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा तक मनुष्य को संस्कारों की भट्टी में बांधा जाता था, उसे महान इंसान बनाया जाता था। ऐसा इंसान जो दूसरे के दुख को अपनी आंखों से बहाने की योग्यता रखता था। ऐसा इंसान जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करता था। ऐसा मनुष्य जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी
मरण से ठीक करने की योग्यता रखता हूं। यदि मनुष्य देह पाकर मेरे और आप में इस प्रकार की सहिष्णुता, दया, करुणा के भाव नहीं पैदा होते, तो भाई और बहनों, हम पढ़ लिख लेने के बाद भी उस पत्थर के समान है जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। यही तो आज अंतर है। यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, अल्ट्रा मॉडर्न, लेकिन बन क्या रहा है? चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, लूट खसोट, पाप, दुराचार, बेईमाना, अनाचार, भ्रष्टाचार, जहां मौका मिले चूकता ही नहीं कोई। तो इसका मतलब गड़बड़ है, और गड़बड़ है हमारी इस सोच के अभाव के कारण। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं कि इस परिस्थिति में भी आप चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस देश की भावी पीढ़ी को भारत की ऋषियों की परंपरा से जोड़ते हुए अच्छे मानवों का निर्माण करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आपसे बड़ा पुण्य आज दूसरा कोई नहीं कर रहा, इसलिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुंदर आयोजन के लिए। मैं कुलपति डॉक्टर हर्षद भाई पटेल महोदय को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, और जिन स्टूडेंट्स ने आज डिग्रियां प्राप्त की, पदक प्राप्त किए, उनको भी बधाई साधुवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, इसका जो एम है, लक्ष्य है, उसको आप पूर्ण इस राष्ट्र समाज के लिए करेंगे तो आपका जीवन भी धन्य होगा और देश भी महान होगा। मैं यहाँ के प्रोफेसर सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि आपसे पवित्र काम दूसरा कोई नहीं कर रहा। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। हमारी प्राचीन परंपरा की वैज्ञानिकता से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति श्री। अब विश्वविद्यालय के उन सभी पूर्व विद्यार्थियों का नाम लेकर मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने अपने अपने विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक की उपाधि प्राप्त की है। निवेदन करना चाहूंगी माननीय कुलाधिपति श्री आचार्य देवव्रत जी से कि वह सभी स्वर्ण पदक धारियों को गोल्ड मेडल तथा सर्टिफिकेट प्रदान करें। सबसे पहले चोपड़ा कृष्णाबेन रविलाल फ्रॉम MA साइकोलॉजी। अगला खिमसुरिया तरलिका मगन भाई फ्रॉम MSc फूड्स एंड न्यूट्रिशन। कड़चा दिशा रमेश भाई फ्रॉम मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ठक्कर कुंजन लीलाधर भाई फ्रॉम MA एजुकेशन। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं रजिस्ट्रार सर आदरणीय श्री अमित जानी जी को दीक्षांत समारोह समापन हेतु कार्यक्रम की अग्रिम विधि के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय कुलाधिपति श्री, आपसे दीक्षांत समारोह पूर्ण करने की अनुमति चाहता हूँ।
मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। दीक्षांत समारोह 2023 के इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य पधारने के लिए गुजरात राज्य के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, लोक भारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री प्रोफेसर भद्रायु वचराजानी जी, कुलपति आदरणीय डॉक्टर हर्षद पटेल जी, आदरणीय रजिस्ट्रार श्री अमित जानी जी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हृदय तल से बहुत बहुत आभार। मजानो खजानो इस कक्ष से बाहर सभी के लिए प्रदर्शित किया गया है। सभी से अनुरोध है कि अवश्य मुलाकात लें। अभी इस समय सब राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी स्टूडेंट ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आगे आ जाएं। जितने भी सब स्टूडेंट, सभी डिग्री लेने वाले स्टूडेंट